साथियों नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार और आप मुझे अभी YouTube चैनल टीचर प्रमोद कुमार पर देख और सुन पा रहे हैं। तो जैसा कि आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर के पेपर F1 जिसका नाम है समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ के यूनिट 5 पाठ्यचर्या की समझ बच्चों तथा समाज के संदर्भ में, तो इससे रिलेटेड यानी पाठ्यचर्या के बारे में और बच्चों तथा समाज के संदर्भ के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो यदि आप बिहार से डीएलएड कर रहे हैं और फर्स्ट ईयर में हैं तो इस वीडियो को आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है। और यदि आप बीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाले हेड टीचर की तैयारी कर रहे हैं यानी कोई शिक्षक बंधु भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेंगे। और इस चैनल पर यदि आप पहली बार होंगे तो मेरे यूट्यूब चैनल टीचर प्रमोद कुमार को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लेंगे ताकि जब भी इस चैनल से वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको तक मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग बिना लेट के इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम लोग बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर के पेपर F1 समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ के यूनिट 5 पाठ्यचर्या की समझ बच्चों तथा समाज के संदर्भ में हम लोग इस टॉपिक को देखने वाले हैं। तो चलते हम लोग आगे स्क्रीन पे और आगे हम लोग बारी बारी से। और इससे पहले पेपर F1 के 4 यूनिट अपलोड कर दिया गया उसका वीडियो। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है, आप वहां से क्लिक करके F1 के यूनिट 1 से लेकर यूनिट 4 तक देख लेंगे। और इस वीडियो में हम लोग यूनिट 5 को देखेंगे। यूनिट 5 के साथ ही पेपर F1 आपका समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे F2 की ओर। तो आइए, जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैं जूम कर दे रहा हूं। जैसा कि स्क्रीन पर भी आप सभी देख पा रहे होंगे, यूनिट 5 है पाठ्यचर्या की समझ बच्चों तथा समाज के संदर्भ में। और इसका सबसे पहले हम लोग पॉइंट 1 में चर्चा करेंगे पाठ्यचर्या तथा पाठ्यक्रम के बारे में, अवधारणा तथा विभिन्न आधार। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, सबसे पहला हम लोग पाठ्यचर्या के बारे में जानेंगे। तो स्क्रॉल करते हुए हम लोग थोड़ा सा कुछ और इसको बड़ा कर देते हैं ताकि आपको आसानी से नज़र आ सके। चलिए देखिए, तो सबसे पहले जैसा कि आप पाठ्यचर्या देख रहे होंगे, तो पाठ्यचर्या शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, पाठ एवं चर्या। यानी पाठ्यचर्या शब्द 2 शब्द से मिलकर बना है, पाठ एवं चर्या। और पाठ का अर्थ होता है पढ़ने योग अथवा पढ़ाने योग, और चर्या का अर्थ होता है नियम पूर्वक अनुसरण। यानी पाठ का मतलब पढ़ने या पढ़ाने योग होता है और चर्या का मतलब होता है उसका नियम पूर्वक अनुसरण। इस प्रकार पाठ्यचर्या का अर्थ हुआ पढ़ने योग यानी सीखने योग, अथवा पढ़ाने योग जिसको हम लोग सिखाने योग भी कह सकते हैं, विषय वस्तु और क्रियाओं का नियम पूर्वक अनुसरण। यानी किसी भी वस्तु को आप नियम पूर्वक सीख रहे हैं या किसी को सिखा रहे हैं, तो इस प्रक्रिया को हम लोग पाठ्यचर्या के अंतर्गत देखते हैं। अब चलते हैं आगे। और आगे जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, और पाठ्यचर्या से रिलेटेड और भी बातें। पाठ्यचर्या को कैरिकुलम कहा जाता है, यानी इंग्लिश में कैरिकुलम कहा जाता है। कैरिकुलम शब्द लैटिन शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। यानी कैरिकुलम और पाठ्यचर्या को हम लोग इंग्लिश में कैरिकुलम कहते हैं, और यह एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान, जिस पर चलते हुए छात्र अपने वांछित शैक्षिक उद्देश्यों को पूरा करते हैं। यानी एक वैसा दौड़ का मैदान जहाँ पे बालक को जो शैक्षिक उद्देश्य है, जो पढ़ना चाहता है, जो सीखना चाहता है, उस उद्देश्य को उस फील्ड पर दौड़कर पूरा कर लेता है। अब चलते हैं। दौड़ने का मतलब, दौड़ने का सेंस नहीं लीजिए, दौड़ने का मतलब है कि सीखने सिखाने से संबंधित। इसके बाद नेक्स्ट है, एक व्यवस्थित शिक्षण सामग्री को एक निश्चित समय में निश्चित वातावरण में कुछ सिद्धांतों के साथ छात्रों को प्रदान किया जाता है, उसी को पाठ्यचर्या कहते हैं। यानी पाठ्यचर्या का ये शुद्ध डिफिनेशन हो गया कि एक व्यवस्थित शिक्षण सामग्री को, यानी शिक्षा देने में जो भी सामग्री की आवश्यकता होती है, ब्लैक बोर्ड है, बुक की आवश्यकता है, बैठने के लिए बेंच की आवश्यकता है, फिगर दिखाने के लिए चित्र की आवश्यकता है, कुछ एक्टिविटी कराने के लिए और भी सामग्री की आवश्यकता होती है। तो जितने भी शिक्षण सामग्री है उसको व्यवस्थित करते हुए एक निश्चित समय में
क्योंकि पढ़ने पढ़ाने का भी समय होता है, विद्यालय का टाइमिंग होता है, स्कूल का टाइमिंग होता है। तो एक निश्चित समय में, एक निश्चित वातावरण में कुछ सिद्धांतों के साथ छात्रों को प्रदान किया जाता है, उसी को हम लोग पाठ्यचर्या कहते हैं। और पाठ्यचर्या के अंदर में हर वो चीज़ आती है जिससे बच्चा स्कूल के अंदर सीखता है, यानी पाठ्यचर्या के अंतर्गत वो सभी चीज़ें आ जाती है जो बच्चा जो है स्कूल के अंदर सीखता है। हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए और बातों को जान लेते हैं। और जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे कि पाठ्यचर्या केवल ज्ञान देने के लिए ही नहीं, बल्कि पाठ्यचर्या एक बालक को संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करती है और मानव निर्माण करती है। पाठ्यचर्या छात्र के भविष्य की रचना भी करती है। यानी पाठ्यचर्या सिर्फ ज्ञान देने के लिए नहीं, किताबी ज्ञान देने के लिए नहीं, बल्कि पाठ्यचर्या एक बालक को संपूर्ण व्यक्तित्व, एक ऐसा पाठ्यचर्या होनी चाहिए जिससे बालकों में सामाजिक गुण विकसित हो, चारित्रिक गुण विकसित हो, नैतिक गुण विकसित हो, सामाजिक गुण विकसित हो, सब उसके संवेगात्मक गुण विकसित हो, यानी उसका सार्वभौमिक विकास हो। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और आगे जैसा कि स्क्रीन पर भी आप सभी देख पा रहे होंगे कि कुछ मनोवैज्ञानिकों ने पाठ्यचर्या को इस प्रकार परिभाषित किया है। यानी कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं, बाल मनोवैज्ञानिक हैं, जो पाठ्यचर्या को निम्न प्रकार से डिफिनेशन दिए हैं। और सबसे पहला है रॉबर्ट यूलिच। रॉबर्ट यूलिच ने क्या कहा है पाठ्यचर्या के बारे में, इनको हम लोग देख लेते हैं। तो इनका मानना था, यानी इनके अनुसार शिक्षा के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जिन अध्ययन परिस्थितियों में तो आइए हम लोग जैसा कि देख पा रहे थे, स्क्रीन पर आप सभी देख पा रहे होंगे कि कुछ मनोवैज्ञानिकों ने पाठ्यचर्या को इस प्रकार परिभाषित किया है जो निम्न प्रकार से है। रॉबर्ट यूलिच के अनुसार, इनके अनुसार शिक्षा के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जिन अध्ययन परिस्थितियों में क्रमिक रूपरेखा बनाई जाती है उसे पाठ्यचर्या कहते हैं। यानी इनके अनुसार शिक्षा के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, हम हो या आपको कोई भी शिक्षा ग्रहण करते हैं और उसके पीछे या उसके सामने कुछ न कुछ लक्ष्य होती है कि उस चीज़ को हमें पा लेनी है, उस लक्ष्य तक पहुंचनी है। तो इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें जिस क्रमिक रूप से रूपरेखा तैयार करते हैं कि फर्स्ट क्लास कैसे करना है, उसके बाद टॉप कैसे करना है, किस क्लास में हमें किस तरह से पढ़ना है कि हमें टॉप हो जाए, इस प्रकार से जो रूपरेखा तैयार की जाती है या फिर बच्चों के लिए तैयार की जाती है कि किसी भी बच्चे को शिक्षा देने के लिए उसे कैसे सशक्त बनाएं, उसे कैसे सरलता रूप से, सुगम तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से उसे सिखा पाएँ, तो उसके लिए एक रूपरेखा बनाई जाती है, उसे हम लोग पाठ्यचर्या कहते हैं। यानी ये रॉबर्ट यूलिच के अनुसार कहना था। इसके बाद नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक हैं मुनरो। तो मुनरो के अनुसार पाठ्यक्रम में भी सभी क्रियाएं सम्मिलित है जिनका हम शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं। यानी इनके अनुसार पाठ्यक्रम में सभी क्रियाएं सम्मिलित है, उन सभी क्रियाओं को सम्मिलित किया गया है या किया जाना चाहिए जिन्हें हम शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, जो मेरा लक्ष्य है उसको प्राप्ति के लिए हम लोग विद्यालय में उपयोग करते हैं। इसके बाद थर्ड है एनन के अनुसार। तो इनके अनुसार पाठ्यचर्या पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है। यानी हम लोग आसपास वातावरण में जो देखते हैं, जो क्रियाएं हम लोग करते हैं, उसी को हम लोग पाठ्यचर्या कहते हैं, ये कहना है एनन के अनुसार। इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं और आगे आप सभी देख पा रहे होंगे पाठ्यक्रम के बारे में। तो पाठ्यक्रम किसे कहते हैं? तो कक्षा के विषय के लिए सभी विषयों पर भी सहयोग तथा उससे संबंधित शिक्षण सामग्री का सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुति करना पाठ्यक्रम कहलाता है। अब देख लीजिए, जैसे हम लोग इससे पहले पाठ्यचर्या के बारे में देखें तो पाठ्यचर्या किसी बच्चों का सर्वांगीण विकास करता है, हर पहलुओं को देखा जाता है, उसमें सामाजिक विकास, नैतिक विकास, सृजनात्मकता का गुण विकसित हो और समाज में वो उसे किस ढंग से रहना है, उन सभी बातों को पाठ्यचर्या के अंतर्गत रखा गया है। यानी पाठ्यचर्या के अंतर्गत पाठ्यचर्या का क्षेत्र जो है विस्तृत है, उसके अंतर्गत सभी पहलुओं को ध्यान रखा गया है। लेकिन पाठ्यक्रम जो है ये किसी भी बच्चों का क्लास के अंदर विषय के प्रति, किसी सब्जेक्ट के प्रति इसमें उसको प्रस्तुति करना पाठ्यक्रम कहलाता है। यानी किसी भी विषय को उसको सुव्यवस्थित ढंग से प्रदान करना ताकि वो सहज तरीके से किसी भी विषय वस्तु को समझ जाए। तो ये जो प्रक्रिया है इसे हम लोग
पाठ्यक्रम के नाम से जानते हैं। और पाठ्यक्रम का जो निर्माण है एक अध्यापक ही कर सकते हैं जो उस विषय के बारे में पूर्ण जानकारी रखते हैं। यानी पाठ्यक्रम वही बना सकते हैं, एक अध्यापक ही कर सकते हैं, क्योंकि एक अध्यापक ही अच्छी तरह से जान रहे हैं कि हमको बालकों को क्या जानकारी देनी है। इसके बाद हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि पाठ्यक्रम यह बताता है कि शिक्षक को क्या पढ़ाना है, पाठ्यक्रम को पढ़ाने का उद्देश्य क्या है तथा उस पाठ को पढ़ाने के फलस्वरूप बालक के कक्षा के अंदर तथा बाहरी जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी पाठ्यक्रम में उन सभी बातों को रखा जाता है कि जो पढ़ाने का हमको उद्देश्य क्या है, तो उसी के अनुरूप बच्चा को पढ़ाना है, और पढ़ाने के बाद बालक के अंदर क्या परिवर्तन हो रहा है और क्या परिवर्तन हमें करना है, उसका उस पर प्रभाव पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, तो उसे उस प्रकार से पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे जब बढ़ते हैं तो हम लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि पाठ्यक्रम जो है एक शिक्षा का आधार है जिसकी राह पर चलकर शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। यानी किसी भी काम करने के पहले हम लोग कोई एक फिक्स्ड बनाते हैं, कोई प्लानिंग करते हैं, उसी प्रकार से शिक्षा प्रदान करने के लिए पाठ्यक्रम तैयार की जाती है कि किस दिन और किस मंथ में कौन सी विषय वस्तु को पढ़ानी है। इससे यह होती है कि हम लोग क्रमबद्ध तरीके से जो पढ़ाने का उद्देश्य है उसकी हम लोग पूर्ति कर पाते हैं। पाठ्यक्रम के अनुसार ही छात्र अपना अधिगम कार्य करते हैं। पाठ्यक्रम द्वारा ही विषयों को क्रमबद्ध तरीके से किया जाता है। समाज की आवश्यकता को देखते हुए किसी भी पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना आवश्यक है। यानी समाज को ध्यान में रखते हुए, यानी समाज को हमें, क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति ही समाज को अच्छे राह पर लेकर जा सकता है। तो जब उसके पास जब अच्छी शिक्षा का अभाव होगा तो समाज को क्या दिशा प्रदान करेगा। तो पाठ्यक्रम का भी निर्माण उसी प्रकार होना चाहिए ताकि जो भी बच्चा शिक्षा ग्रहण कर रहा है तो अपने समाज को एक अच्छी राह प्रदान करे। तो समाज को देखते हुए भी पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। विद्यालय में आयोजित होने वाले समस्त कार्यक्रमों का हम पाठ्यक्रम के रूप में ही देखते हैं। यानी विद्यालय में जहाँ शिक्षा प्रदान की जाती है तो जितने भी एक्टिविटी होते हैं सुबह से और छुट्टी होने तक जो भी क्रियाएं होती है, लंच होती है, प्रेयर होती है, गिनती गिनाए जाते हैं, बच्चों को एक्सरसाइज करवाए जाते हैं, तो जितने भी एक्टिविटी होते हैं वो सब पाठ्यक्रम में शामिल किए जाते हैं। इसके बाद हम लोग कुछ मनोवैज्ञानिक को देखेंगे कि मनोवैज्ञानिक का क्या कहना है पाठ्यक्रम के बारे में। तो पाठ्यक्रम फ्रोवेल के अनुसार, मनोवैज्ञानिक फ्रोवेल के अनुसार पाठ्यक्रम संपूर्ण मानव जाति के ज्ञान एवं अनुभव का प्रतिरूप होना चाहिए। यानी इस प्रकार का पाठ्यक्रम होना चाहिए कि जितने भी मानव जाति हैं उस पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए ताकि उसको सीखने के बाद, उसको ग्रहण करने के बाद सभी मानव जाति का कल्याण हो सके और उसे समाज में रहने का अनुभव प्राप्त हो सके। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख पा रहे हैं पाठ्य पुस्तक, जिसे हम लोग किताब कहते हैं। तो पाठ्य प्लस पुस्तक अर्थात पाठ से संबंधित जो पुस्तकें होती हैं उन्हें पाठ्य पुस्तक कहते हैं। यानी पाठ्य पुस्तक में देखे होंगे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, यानी इसमें सभी लेसन को बारी बारी से सिस्टमेटिक ढंग से सजाया जाता है। एक बुक में सबसे पहले देखे होंगे इंडेक्स दिया हुआ रहता है, कंटेंट दिया हुआ रहता है कि कौन सा पेज में कौन सा चैप्टर को पढ़ना है। तो पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत जो है वो सभी पुस्तकें आती है। यह अध्यापक को मार्गदर्शन करने का कार्य करती है। पाठ्य पुस्तक द्वारा छात्रों में स्वाध्याय प्रणाली का विकास होता है। बच्चों के पास पाठ्य पुस्तक यानी बुक रहेगी तो उसमें स्वाध्याय प्रणाली यानी अपने से पढ़ने की जिज्ञासा उसमें विकसित होगी। पाठ्य पुस्तक द्वारा किसी क्षेत्र विशेष की गतिविधियों का एकजुट कर पाना संभव हो पाता है। पाठ्य पुस्तक द्वारा किसी क्षेत्र विशेष की गतिविधियों को, क्योंकि उस पुस्तक में किसी भी खास क्षेत्र के बारे में भी बताया जाता है, तो जब उस पाठ्य पुस्तक को पढ़ेंगे तो उसके बारे में जानकारी इकट्ठा बच्चों को होगी। अब जब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो देख पा रहे हैं कि शिक्षक अपनी कार्य योजना के निर्माण से लेकर समस्त शिक्षण गतिविधियों का समापन पाठ्य पुस्तक के आधार पर ही करता है। क्योंकि पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ रहता है कि कौन सा पाठ में क्या हमें पढ़ना है और उसी के अनुसार जो भी पढ़ाने का जो वर्ष होता है, एक शैक्षिक वर्ष होता है 12 महीना के लिए, तो उसमें फिक्स कर दिया जाता है कि किस मंथ और किस सप्ताह में हमें कौन सा पाठ को पढ़ाना है। तो जितनी भी गतिविधियाँ हैं वो पाठ्य पुस्तक में ही समाहित कर दिया जाता है। पाठ्य पुस्तक शिक्षकों के मार्गदर्शक हेतु सहायक होता है, क्योंकि पाठ्य पुस्तक के माध्यम से शिक्षक जो है वो बच्चों को शिक्षा देते हैं कि कब और किस घंटे में कौन सा पाठ को पढ़ाना है, कौन सा विषय को पढ़ाना है। पुस्तकों की सहायता से छात्र अपने द्वारा अर्जित ज्ञान की जांच
स्वयं अभ्यास द्वारा कर सकते हैं। और उसके पास जब पाठ्य पुस्तक रहेगी तो उसके पास जो अर्जित ज्ञान रहेगा उसका अभ्यास कर पाएगा, क्योंकि उसमें उसको जब पढ़ेगा तो उसमें क्वेश्चन आंसर भी रहता है। तो जो उसको शिक्षक द्वारा ज्ञान दिया गया उसको पाठ्य पुस्तक के माध्यम से परख सकता है। इसके बाद जब हम लोग आगे देखते हैं तो आगे जैसा कि स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में पाठ्य पुस्तक अहम भूमिका निभाती है। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में यानी जब शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं, तो उस टाइम पाठ्य पुस्तक का ही सहारा लिया जाता है कि कौन सा पाठ में कौन टॉपिक को पहले पढ़ाना है, कौन बाद में पढ़ाना है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु यह आवश्यक है कि अच्छी पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किया जाना चाहिए, क्योंकि पाठ्य पुस्तक के माध्यम से ही बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो यह नितांत आवश्यक है, यह जरूरी भी है कि पाठ्य पुस्तक एक अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, जिससे सीख कर बच्चे जो है बच्चों के अंदर अच्छी शिक्षा आ जाए और वह कुछ समाज के लिए, अपना घर परिवार के लिए कुछ अच्छा कर सके, जिसमें उचित उदाहरण के साथ साथ विभिन्न प्रकार के ग्राफ चित्रों के द्वारा समझाया जाना चाहिए। यानी बुक ऐसा होना चाहिए कि उसमें कोई भी टॉपिक पढ़ाया जाए उसको उससे संबंधित फिगर रहे, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स रहे, ताकि बच्चा जो है आसानी से उसको ग्रहण कर सके। अब एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषता क्या होनी चाहिए, अब हम लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूँ। चलिए, देख पा रहे होंगे आप सभी कि पाठ्य पुस्तकों की विशेषता क्या होनी चाहिए। तो फर्स्ट आप देख पा रहे होंगे कि पुस्तक मनोवैज्ञानिक शैली में लिखी होनी चाहिए। मनोवैज्ञानिक का मतलब ही होता है मन का वैज्ञानिक, यानी बच्चों के मन को देखते हुए, मन स्थिति को समझते हुए उसी प्रकार का पुस्तक लिखी जानी चाहिए, ताकि बच्चा के व्यवहार में परिवर्तन हो सके उस पुस्तक को पढ़ने के बाद। सेकंड है कि पुस्तक में विभिन्न चित्र, रेखा चित्र, ग्राफ, मानचित्र एवं उदाहरण की अधिकता होनी चाहिए, क्योंकि बालक सबसे पहले और फिगर देखकर ही सीखता है। किसी चीज़ के बारे में जानता नहीं है, लेकिन देखकर पहचान जाता है कि यह साइकिल है, यह गाड़ी है, यह हाथी है, यह घोड़ा है। तो इसके माध्यम से ही बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। इसीलिए ये सब जो है वो पाठ्य पुस्तक में शामिल होनी चाहिए। थर्ड जो है, बालकों के स्तर के अनुसार अनुकूल प्रश्न होनी चाहिए, यानी ऐसा नहीं कि बच्चा उस प्रश्न को समझे ही नहीं, यानी बहुत ही सुगम तरीके का प्रश्न होना चाहिए, ताकि बच्चा आसानी से उसको समझकर उसका जवाब दे सके। फोर्थ नंबर है कि पुस्तक में चित्र अधिक तथा स्पष्ट और रंगीन होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है वो कलरफुल की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। तो बुक भी थोड़ा सा अट्रैक्टिव होना चाहिए, फिगर भी अट्रैक्टिव होना चाहिए, ताकि बच्चे का पुस्तक से लगाव हो सके, उसे बोझ न समझे। इसके बाद नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि विभिन्न पाठ, नीति एवं सिद्धांत के अनुसार होना चाहिए। यानी किसी भी कार्य बनाने के लिए पहले उसका नीति बनाई जाती है, तो उसका नीति एवं सिद्धांत जो है अवश्य होना चाहिए, ताकि हम बच्चों को जो शिक्षा दे रहे हैं वो अपने लक्ष्य को प्राप्ति कर सकें। नेक्स्ट है, पाठ्य पुस्तक कक्षा विशेष के निर्धारित उद्देश्यों के अनुकूल होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक जो है कक्षा विशेष के लिए, यानी जिस कक्षा की पाठ्य पुस्तक बनाई जा रही है उसके अनुसार वो पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, जिसे एनसीएफ 2005 के नाम से जाना जाता है, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005। तो ये भी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 से तात्पर्य है कि प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या यानी कैरिकुलम का निर्माण करना। यानी एनसीएफ 2005 जो है इसका मतलब होता है कि प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के लिए क्या कैरिकुलम होनी चाहिए, ये रूपरेखा इन्होंने निर्माण किया। एनसीएफ 2005 का निर्माण करने वाली संस्था एनसीईआरटी है, यानी एनसीएफ 2005 नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का निर्माण जो है एनसीईआरटी ने किया है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के निर्माण के लिए प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक संचालन समिति और एक राष्ट्रीय समूह का गठन किया गया था, और इसका निर्माण 1993 में किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था शिक्षा बिना बोझ के। यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का जो निर्माण है
वो प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक संचालन समिति और एक राष्ट्रीय समूह का गठन किया गया था और इसका निर्माण यानी एनसीएफ 2005 का निर्माण 1993 में किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था शिक्षा बिना बोझ के, यानी बच्चों को बैग भर भर कर विद्यालय में मत भेजिए क्योंकि वो पढ़ाई को बोझ समझने लगेगा। तो इस एनसीएफ 2005 में इसका ध्यान रखा गया था और एनसीएफ 2005 की रूपरेखा जो है वो एनसीईआरटी ने बनाया था। इसके बाद एनसीएफ से रिलेटेड कुछ और बातें हैं जिसे हम लोग देख लेते हैं कि एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांत क्या सिद्धांत थे। तो विद्यालय के ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना, यानी एनसीएफ 2005 का जो मुख्य उद्देश्य था, जो मेन सिद्धांत था वह था कि विद्यालय में जो ज्ञान दिया जा रहा है उसके बाहरी जीवन से जुड़े, ताकि बच्चा जो है समाज और विद्यालय को के आपसी संबंध को समझ सके। बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा दी जाए, यानी ऐसी भाषा में शिक्षा दी जाए जो घर में, अपने परिवार में और अपने समाज में जो भाषा को बोल रहा है, सीख रहा है और सुन रहा है, उसी भाषा में उसे शिक्षा दी जाए ताकि वो आसानी से समझ सके। एनसीएफ 2005 का सिद्धांत है। थर्ड सिद्धांत है कि शिक्षा पूर्ण रूप से रटंत प्रणाली से मुक्त हो, यानी इसमें रटंत प्रणाली से शिक्षा मुक्त होनी चाहिए। बच्चों को किसी भी टॉपिक को, किसी भी बात के बारे में उसको समझाइए। पाठ्यचर्या इस प्रकार संबंधित हो कि बालक का चौमुखी विकास हो, यानी पाठ्यचर्या का निर्माण इस प्रकार होनी चाहिए कि बालक का सर्वांगीण विकास, चौमुखी विकास हो, उसमें सामाजिक गुण विकसित हो, मानसिक गुण विकसित हो, नैतिक गुण विकसित हो, चारित्रिक गुण विकसित हो, यानी बच्चा का सर्वांगीण विकास हो सके। इसके बाद आप नेक्स्ट देख पा रहे होंगे कि परीक्षा को अधिक से अधिक लचीला बनाना और कक्षा में गतिविधि के माध्यम से पढ़ाना, यानी जो परीक्षा ले जाए लचीला बनाया जाए। ऐसा नहीं कि बच्चा समझ जाए कि अगर मैं फेल हो गया तो मैं ज़िंदगी में फेल हो गया, मैं अब कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो इस प्रकार की परीक्षा उसे नहीं ली जानी चाहिए, परीक्षा एकदम लचीली होनी चाहिए। और इसके बाद गतिविधि के माध्यम से पढ़ाया जाए, जो भी विद्यालय में कक्षा के अंदर पढ़ाई जानी चाहिए वो गतिविधि के माध्यम से बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं, क्योंकि उनमें गतिविधि के माध्यम से बच्चा स्वयं भागीदारी उसमें निभाता है। सिक्स है कि भावी जीवन की पहचान एवं प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताओं समाहित है, यानी एनसीएफ 2005 के का जो मार्गदर्शन सिद्धांत में जो छठा सिद्धांत है, इसमें कहा गया है कि भावी जीवन की पहचान, यानी आने वाला भविष्य में शिक्षा ऐसी दी जानी चाहिए कि आने वाला भविष्य में बच्चा को किसी भी समस्या का सामना नहीं कर पाए। और जो प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था है इसमें राष्ट्रीय चिंताएं, यानी जो भी इसमें समस्या आ रही है, हमारे देश के अंदर जो समस्या आ रही है, तो बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा दी जाए ताकि उसको निराकरण करने के लिए वो कुछ सोच सके, उसके अंदर जो है कुछ ऐसा गुण विकसित हो सके। इसके बाद हम लोग देख पा रहे हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो है 2005 की मुख्य विशेषता क्या है। एनसीएफ 2005 की मुख्य विशेषता क्या है? तो एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। ये मातृभाषा पर जोर दिया जा रहा है इसलिए कि बच्चा अपने घर, परिवार और समाज के अंदर जो बोल रहा है, सुन रहा है, उसी के अनुसार अगर बच्चा को शिक्षा दी जाए तो बच्चा आसानी से उसे ग्रहण कर लेंगे। इसके बाद सूचना को ज्ञान मानने से बचाया जाए, यानी किसी भी यदि सूचना है तो उसको ज्ञान ही नहीं मान लीजिए, क्योंकि बच्चे समझते हैं पढ़ाई से दूर भागना चाहते हैं। तो बच्चा को ये फीलिंग नहीं होनी चाहिए कि उसमें ज्ञान दिया जा रहा है, उसे कुछ पढ़ाया जा रहा है। कोई सूचना के रूप में अगर उसे बताया जाए, वो एक बात की तरह, कहानी की तरह बताया जाए, तो वह बच्चा आसानी से समझ जाएगा। नेक्स्ट है कि बच्चों को स्कूल में बाहर के जीवन से तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करना, यानी बच्चों को स्कूल में किसी भी प्रकार का टेंशन न दी जाए, उसे एकदम खुला वातावरण, स्वतंत्र वातावरण दिया जाए ताकि वह बच्चा जो है कुंठित न हो सके, वो बच्चा अपना उद्गार व्यक्त कर सके, उसको जो कहना चाह रहा है वो बच्चा वो किसी के सामने उस बात को रख सके। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और आगे जैसा कि देख पा रहे हैं कि जो मुख्य विशेषता है उसके अंतर्गत एक और पॉइंट है कि बालकों के चौमुखी विकास पर आधारित पाठ्यचर्या हो, यानी पाठ्यचर्या ऐसा हो जो बालकों का चौमुखी विकास कर सके और सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी वातावरण तैयार करना, यानी सभी बच्चों को, क्लास के अंदर सभी बच्चों को समान समझिए, या फिर वो कोई जाति से हो, कोई धर्म से बिलोंग करते हो या कोई भी क्षेत्र विशेष से बिलोंग करते हो, सभी को समान वातावरण में एक ही साथ शिक्षा दी जानी चाहिए। इसके बाद हम लोग बीसीएफ 2008 के बारे में जान लेते हैं। जिस प्रकार से एनसीएफ 2005 के बारे में हम लोग जाने तो उसी प्रकार से बीसीएफ 2008 है
और इसका फुल फॉर्म यानी BCF 2008 का जो फुल फॉर्म है वह बिहार करिकुलम फ्रेमवर्क 2008 है। यानी जिस प्रकार से नेशनल लेवल पर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का निर्माण हुआ, उसी तर्ज पे बिहार सरकार ने BCF 2008 का निर्माण किया, जिसका फुल फॉर्म है बिहार करिकुलम फ्रेमवर्क 2008, जिसे हिंदी में बिहार पाठ्यक्रम ढांचा 2008 या बिहार पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2008 के नाम से जानते हैं। ये बिहार द्वारा खुद के राज्य के, यानी ये बिहार के लिए है, तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि यह बिहार द्वारा खुद के राज्य के शिक्षा पाठ्यक्रम को अलग और अपने अनुसार चलाने के लिए किया गया शोध है। इसमें उन्होंने शिक्षा में कुछ बदलाव करते हुए अपने राज्य का अलग पाठ्यक्रम बनाया, जिसे BCF 2008 के नाम से जाना जाता है। यानी जब NCF 2005 बना तो बिहार सरकार ने अपने राज्य के शिक्षा को सुदृढ़ प्रदान करने के लिए BCF 2008 का निर्माण किया। और इसके अंतर्गत क्या रखा गया, उन सभी बातों को हम लोग देख लेते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि बिहार में भी बहुभाषिकता का स्वरूप है, क्योंकि बिहार के अनेक क्षेत्रों में अनेक प्रकार की भाषाएं बोलियां बोली जाती है और बिहार एक बहुभाषिकता वाला राज्य है। इसलिए NCF 2005 को नज़र या ध्यान में रखते हुए BCF 2008 को बनाया गया। क्योंकि जो NCF 2005 बनाया गया तो पूरे सेंट्रल लेवल को ध्यान में रखते हुए बनाया गया, जो सभी स्टेट के लिए वो समान हो। लेकिन बिहार में बहुत सारे लोकल लैंग्वेज भी बोले जाते हैं, तो इसलिए बिहार सरकार ने यह सोचा कि मैं BCF 2008 का निर्माण कर दूं और BCF 2008 के अंतर्गत जो भी पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक का निर्माण की जाए, तो उस पाठ्य पुस्तक को जिस भी क्षेत्र में जो भी बच्चे बिलोंग करते हैं वो सभी बच्चे उस पाठ्य पुस्तक को भली भांति आसानी से समझ सके। तो इस वीडियो में हम लोग जैसा कि देख पा रहे थे, बिहार DLED फर्स्ट ईयर के F1 पेपर समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ का यूनिट 5, जिसका नाम है पाठ्यचर्या की समझ बच्चों तथा समाज के संदर्भ में। तो इसमें जितने भी पॉइंट थे उन सभी पॉइंटों को हम लोगों ने बारी बारी से देख लिया। तो यह F1 पेपर का सबसे लास्ट यूनिट था, यूनिट 5। और इससे पहले यदि आप F1 पेपर का इकाई 1 से इकाई 4 तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो F1 पेपर का यूनिट 5 के साथ ही F1 पेपर समाप्त होता है। अब आपको नेक्स्ट वीडियो जो मिलेगी वो F2 पेपर का मिलेगी। तो लास्ट में मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लेंगे, ताकि इस चैनल से जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको तक आसानी से मिल जाएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।